ने, ये सारे ना डिलीटेड टॉपिक्स हैं। आगे चलो, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। प्लॉट यहाँ पर सीबीएस ने मेंशन क्यों किया है, तो इसका रीज़न देखो, यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है सीबीएस ने। द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस बट विल बी असेस्ड ओनली फॉर्मेटिवली टू रीइंफोर्स अंडरस्टैंडिंग विदाउट एडिंग टू समेटिव असेसमेंट्स। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का हमारे जो नए चैनल में, जो सिर्फ 9th और 10th के लिए, नितिन गोयल 9th एंड 10th के लिए। ठीक है, अब देखो बच्चे, आज की वीडियो में हम ऑफिशियली जो सीबीएस ने सिलेबस जो है वो मतलब कि रिलीज़ की है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे 2025-26 का। कोई भी पुरानी वीडियो उठा के नहीं मैं डाल रहा। अब इसमें जो आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ वो आपको शायद कोई नहीं बताएगा, तो मुझे कुछ शिकायतें भी हैं सीबीएसई से, कुछ अच्छी बातें भी हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ऑफिशियल, जैसे आपको ये सर्च करना है सीबीएसई सिलेबस 25-26, ये पहले लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो ये आपका 9th और 10th के लिए, 11th और 12th के लिए भी आप जो है हमारे चैनल पर, दूसरे मेन चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। 9th एंड 10th पर क्लिक करोगे तो आपके सामने मेन सब्जेक्ट्स जो हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, ये रीडिंग मटेरियल भी है साथ में। इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो ये आपका सिलेबस जो है ये ओपन हो चुका है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर हम 9th की बात करें तो देखा जाए तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट है जी आपका, जस्ट यहाँ पर अगर हम देखें ना, अगर हम यहाँ पर देखें, इसको लिखने का ढंग बदल गया सीबीएसई का, और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो पहला यूनिट है वो कौन सा, नंबर सिस्टम। 10 नंबर का पेपर उसमें से आपको आने वाला। अब रियल नंबर सिस्टम है जिसमें हमें कुछ नहीं करना। देखो, नंबर्स के बारे में पढ़ना है, इंटीजर, रैशनल नंबर, उसकी रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर, ऐसा कुछ ही हमें पढ़ना है। या जो आपके वो होते हैं ना, जैसे इरेशनल और इरेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है डेसिमल की, वो हमें पढ़नी है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है nth रूट ऑफ रियल नंबर रैशनलाइजेशन, हमें किस तरह से रैशनलाइजेशन करके नीचे से जो है अंडर रूट को हटाना होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपका यूनिट 1 है। ठीक है, जिसमें आपके पावर्स वाले क्वेश्चन भी हैं कि बेस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाएंगी अगर मल्टीप्लाई में, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं। तो ये आपका पहला यूनिट है। यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें, यूनिट 2 अलजेब्रा, जो 20 नंबर का है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल बहुत अच्छा चैप्टर है। 10th में भी हमें ये सारा जो नॉलेज है वो हमारी काम आती है। तो पॉलिनोमियल में हमें बेसिकली डिग्री, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, सबके बारे में पढ़ना है बच्चे। ठीक है, इसके बारे में फैक्टराइजेशन के बारे में भी पढ़ना है, किस तरह से फैक्टराइजेशन या ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, ये सब कुछ हमें सीखना है। लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, 10th में भी है, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को एक ढंग से सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मतलब इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें 2 ही चैप्टर हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स और आपका जो है पॉलिनोमियल्स। यूनिट 3 की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 4 नंबर का, यानी कि इसमें एक ही चैप्टर होगा आपका, बच्चे, ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे जिसमें ग्राफ बनाना सीखते हैं, सब कुछ, ये हमें 10th में भी होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का चैप्टर है। अगर वो ग्राफ्स अच्छे से आते हैं तो अब भी सी बात है 11th में, 12th में ये ग्राफ हमारे काम आते रहते हैं। यूनिट 4 जो है वो अब भी सी बात है कौन सा, आपका ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री का नाम सुनते ही आपको पता है कैसे चैप्टर्स होंगे, जैसे यूक्लिड ज्योमेट्री। अब इसमें कुछ नहीं है बच्चे, जस्ट ना कुछ मतलब थ्योरेटिकल सी बातें, मैं अभी इतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, थ्योरेटिकल सी बातें, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, छोटा सा चैप्टर है, बस थोड़ी थ्योरेटिकल सी बातें की गई हैं, पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, ऐसे कुछ सी बातें हैं। लाइन एंड एंगल बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि इसमें से बच्चों को लाइन और एंगल के बारे में बहुत सी नई चीज़ें पता लगती हैं। एंगल कैसे बनता है, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, लीनियर कॉरस्पॉन्ड, अल्टरनेट एंगल्स, इसमें बहुत सी कुछ चीज़ों के बारे में पता लगता है, एंगल्स के बारे में। उसके बाद ट्रायंगल्स, सेम चैप्टर आपको 10th में भी आने वाला है। अगर आपको यहाँ पर इसके बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएं, मतलब जैसे यहाँ पर है कॉन्ग्रुएंसी की बात हो रही है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी आई थिंक 10th में जो है वो सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। इसमें काफ़ी रूल्स हैं, जैसे ASA है, SSS है, यहाँ पर RHS है, तो ये सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर ट्रायंगल्स अगर वो अच्छे से समझ में आ जाए, मगर ऑब्वियसली बात है, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से कर लेते हो, आपको आगे जाके 11th और 12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक होता है। क्वाड्रिलेटरल, मतलब आपको पता है ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल आएगा, इसको ध्यान से पढ़ना है। डायगोनल्स हो गया,
टाइप्स होगी क्वाड्रिलेटरल की, कितने तरह के होते हैं, तो सब कुछ हमें पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। जो उसके बाद ये सारी शेप्स आ गई, देखा जाए तो ट्रायंगल आ गई, क्वाड्रिलेटरल, अब सर्कल। सर्कल के बारे में सब कुछ, कॉर्ड्स वाला आ गया, इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल एंगल बना रही हैं, बहुत सर्कल के बारे में टोटली सारा कुछ, जितना भी सर्कल के बारे में सब कुछ हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है जी आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बहुत अच्छा होता है, फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से कई बार आपको केस स्टडीज़ भी आ जाती हैं, तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है, बहुत अच्छा सॉरी यूनिट है ये, ठीक है। मेंसुरेशन में क्या हमें पढ़ना है, एरियाज पढ़ने हमें, ठीक है, एरिया ट्रायंगल का हेरोन्स फॉर्मूला हमें पढ़ना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ना है, जिसमें हम डिफरेंट फिगर्स की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ रहे होंगे। यूनिट नंबर 6 जो है वो आपका स्टैट है। स्टैट आपको पता है जिसमें हमें बार ग्राफ पढ़ने होते हैं, हिस्टोग्राम पढ़ना होता है, तो ये बहुत आसान होता है, मेरे अकॉर्डिंग सबसे आसान होता है यूनिट नंबर 6, ठीक है। यहां पर हो गया जी आपका सिलेबस खत्म। आप कहोगे सर सारा सिलेबस तो पुराना है, हमारे सीनियर्स ने भी हमें यही बताया कि सिलेबस तो सारा पुराना है, बट यहाँ पर एक कैच है बच्चे, यहाँ पर ना फिर से आप नीचे जाओगे ना, तो नीचे आके फिर से यहाँ पर कुछ टॉपिक्स जो हैं, ये जो टॉपिक्स मैंने देखे, मैंने ध्यान से देखा, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, जैसे ये वाला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ग्राफ ऑफ लीनियर, ये सारे ना डिलीटेड टॉपिक्स हैं। आगे चलो, ये यहाँ पर खत्म नहीं होता। प्लॉटिंग पॉइंट्स इन अ प्लेन, लाइंस एंड एंगल के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीबीएसई ने जो आपकी नई एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स उनमें नहीं होंगे। आप इस चैप्टर की बात करो हेरोन्स फॉर्मूला की, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, बट ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रेटिक टॉपिक नहीं है, बट यहां पर सीबीएसई ने मेंशन क्यों किया है, तो इसका रीजन देखो, यहां पर बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है सीबीएसई ने, द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस बट विल बी असेस्ड ओनली फॉर्मेटिवली टू रीइंफोर्स अंडरस्टैंडिंग विदाउट एडिंग टू समेटिव असेसमेंट्स। दिस रिड्यूस एकेडमिक स्ट्रेस while ensuring meaningful learning. Schools can integrate these existing chapters with existing chapters as they align well. Relevant NCERT textual material is enclosed for reference. सर इंग्लिश बहुत बता दी, इसका मतलब बता दो। तो मतलब बच्चे ये है, जिससे मैं एग्री भी नहीं करता, 100% एग्री नहीं करता, कि सीबीएसई ये बोल रहा है कि भले ये टॉपिक जो हैं डिलीटेड हैं, बट आपको ये टॉपिक जो है स्कूल के ऊपर छोड़ दिए कि स्कूल इन टॉपिक्स को आपके जो एग्जिस्टिंग चैप्टर्स हैं उनके साथ इंक्लूड कर सकता है। मतलब वो आपको हेरोन्स फॉर्मूला के साथ ये एप्लीकेशन जो मैंने आपको अभी बताई थी वो करवा सकते हैं, बट वो पेपर में नहीं पूछेंगे। अब आप मेरे को इतनी बात बताओ, अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, मैं बोलूं कि बच्चे ये क्वेश्चन मैं आपको करवा तो रहा हूं, बट मैं इसको पेपर में टेस्ट में नहीं पूछूंगा, तो 90% बच्चे एग्री करते होंगे कि हम नहीं पढ़ेंगे उसको, और नहीं पढ़ने वाले। आप बताओ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग 90% बच्चे उसको नहीं पढ़ेंगे, 90% टीचर्स भी उसको करवाने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, अगर मैं स्कूल टीचर्स की बात करूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सिलेबस का इतना प्रेशर होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो जो सिलेबस में, जो पेपर में पूछने ही नहीं वाले, फिर उसको क्यों करवाया जाए। अब सीबीएसई का अपना थॉट प्रोसेस है, वो यही बोल रहा है कि आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आते हैं या कुछ भी, जो 10th में कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनकी नॉलेज, जिनकी नीड है, तो वो बच्चों को दिक्कत ना आए, इसलिए करवा रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप मुझे, जैसा कि मैंने बोला, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरा मोटिव था आपको बताना, आई होप मैं आपको अच्छे से बता पाया हूँ, और मुझे पता है कि मैंने 9th और 10th की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, किसी ने भी ये नहीं बताया, सब ने पुरानी जो स्लाइड है वही दिखा के सिलेबस बता दिया। सिलेबस ऑफकोर्स वही है, बट ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको मेरी बातों में जेन्युइन लगता है कि मेरी बातें जेन्युइन हैं, अगर आपको लगता है कि मैं मतलब कि मेरे पर ट्रस्ट करते हो, तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जो जरूरी इंफॉर्मेशन है बच्चों तक पहुंच पाए। अगर आप मेरे पर ट्रस्ट करते हो, एक बार मेरे मेन चैनल पर जाके कमेंट सेक्शन में चेक करना कि किस तरह से हम मैथ्स को एंजॉय करते हैं, और हम यहाँ पर इस चैनल पर भी 9th और 10th में, खास करके 9th और 10th में हम इंजॉय करने वाले हैं, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कॉम्पिटेंसी लेवल तक जाएंगे। आपको पता है कॉम्पिटेंसी लेवल बहुत आने वाला है, 9th में हो तो 10th में जाके परेशानी होगी आपको, अगर आप अभी से उन चीज़ों की आदत नहीं डालोगे, जैसे MCQs हो गए, केस स्टडीज़ हो गई, रीजन सर्शन हो गया, तो इसलिए आपको आदत होनी चाहिए। और मैं आपको मैथ्स से, अगर आप मेरे पर ट्रस्ट करोगे, मेरे से पढ़ोगे, तो मैं आपको मैथ्स से प्यार करवा दूंगा। तो अगर मेरे पर ट्रस्ट करते हो और अगली वीडियो में आने वाले हो, मेरे से पढ़ने वाले हो, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।